जानते हैं कि सी सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है, ठीक। और सी प्लस प्लस के अंदर आपको कोई वैल्यू स्टोर करवानी होती है। आपको मान लो 10 रखवाना होता है। अगर आपको सी प्लस प्लस के अंदर 10 रखवाना होता है तो आप अपने प्रोग्राम्स में इंटीजर ए डिक्लेयर करते हैं और इस ए के अंदर 10 रखवाते हैं, कुछ ऐसा, ठीक। लेकिन ये बताओ, ये 10 कब तक रैम में रहेगा? जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा होगा। तो ये जब ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर आपने 10 रखा, तो रैम के अंदर ये स्टोर रहेगा। तब तक स्टोर रहेगा जब तक कि आपका प्रोग्राम, आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही होती है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इसे रन कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही आपकी एप्लीकेशन पूरी रन हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो रैम डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, रैम डी एलोकेट कर दी जाएगी और उसमें रखा हुआ डेटा आपका लॉस हो जाएगा। तो मतलब आपने बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग करी, आपने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम डिजाइन किया, यूजर के लिए बहुत बेटर तरीके से एक एप्लीकेशन डेवलप की, लेकिन आपकी एप्लीकेशन जब तक चलती रहेगी तब तक सब कुछ सही सही। जैसी एप्लीकेशन बंद करोगे, पूरा डेटा, यूजर की इंफॉर्मेशन सारी लॉस हो जाएगी, और डेटा लॉस होना किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो फिर सी और सी प्लस प्लस वाले इसी ड्रॉबैक को कम करने के लिए सी प्लस प्लस वाले और पाइथन वाले भी, ऐसा नहीं कि पाइथन में नहीं होता, पाइथन में भी होती है, पाइथन वाले, सी प्लस प्लस वाले आपको एक कंसेप्ट प्रोवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फाइल हैंडलिंग। सी प्लस प्लस वाले और पाइथन वाले आपको एक कंसेप्ट प्रोवाइड करते हैं, दिस इज कंसेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग वो टेक्निक होती है जो रन टाइम पे हार्ड डिस्क के अंदर एक फाइल क्रिएट करवाई जाती है। आप जहां बोलोगे, जिस एरिया में बोलोगे, वहां एक फाइल क्रिएट की जाएगी। जो डेटा आप कहोगे वो डेटा उस फाइल में लिखवाया जाएगा और वो फाइल सक्सेसफुली सेव डेटा को सेव करेगी और क्लोज कर दी जाएगी। तो आपका यूजर की जो इंफॉर्मेशन है, जो यूजर का डेटा है, वो परमानेंट एक फाइल में जाकर स्टोर करवा दी जाती है। और उस फाइल को हैंडल करने के लिए आप एक एप्लीकेशन, एक प्रोग्राम डिजाइन करते हैं और उसी को हम लोग नाम देते हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग वो टेक्निक है जिसमें जिसमें प्रोग्राम की मदद से एक फाइल को हैंडल किया जाता है। हैंडल करने का मतलब होता है, हैंडल करने का मतलब होता है क्रिएटिंग, रीडिंग, राइटिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग, एक्सेट्रा। जो जो ऑपरेशन आप एक फाइल में करवा सकते हो, वो सारे ऑपरेशन उस फाइल पे भी आप लोग करवा सकते हैं अपने प्रोग्राम की मदद से। तो ये टेक्निक सी के पास भी होती है, सी प्लस प्लस के पास भी है और पाइथन के पास भी है। हार्ड डिस्क में एक फाइल बना दी जाएगी और उसमें जो डेटा आप कहोगे वो डेटा उसके अंदर स्टोर करवा दिया जाएगा, ठीक। लेकिन ये फाइल हैंडलिंग टेक्निक अच्छी तो होती है, हार्ड डिस्क में स्टोर भी होता है, परमानेंट डेटा स्टोर रहेगा इसके अंदर, और जब चाहो आप तब उसका डेटा रीड भी कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अगर सपोज करो, अब ये सब काम बहुत अच्छा करती है, बेटर करती है। अब थोड़ा सा समझो, मान लो आपने फाइल हैंडलिंग से एक फाइल क्रिएट करी और इस फाइल के अंदर मान लीजिए 100 रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं, 100 रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, किसी स्टूडेंट्स के किसी रिकॉर्ड्स का मतलब मैं थोड़ा सा बेसिकली का समझाता हूं। मान लो रोल नंबर, मान लो उसके परसेंटेज, उसका नाम और उसका एड्रेस, कुछ भी एड्रेस या सिटी, भोपाल, ये डेटा ये डेटा उसके अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। ये पूरी फाइल बनी हुई है, फाइल में डेटा लिखा हुआ है। तो ये फाइल में लिखा हुआ डेटा है और ऐसे 100 रिकॉर्ड्स हैं, और उसमें से मैं आपसे कहूं, ये रूल नंबर 1 2 3 4 ऐसे लाइन से चले जा रहा है।
लाइन से रोल नंबर सबके लिखे हुए हैं और 100 रिकॉर्ड्स हैं। अब मुझे इसमें से एक रिकॉर्ड की सर्चिंग करनी है कि वो रिकॉर्ड है कि नहीं है। ठीक, अब मुझे एक रिकॉर्ड को फाइंड करना है, ढूंढना है, सर्च करना है कि वो उसके अंदर है कि नहीं है। तो आप थोड़ा सोच के देखिए। तो मुझे एक रिकॉर्ड ढूंढने के लिए, एक रिकॉर्ड सर्च करने के लिए, मान लीजिए 100 रिकॉर्ड्स है मेरे पास, ये 200 रिकॉर्ड्स हो गए हमारे पास। 100 रिकॉर्ड्स है मेरे पास, 101 से लेकर 200 तक, और उसमें मुझे एक रिकॉर्ड को सर्च करना है कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है। तो आप सोच के देखिए, मुझे 100 बार उस फाइल में से डेटा पढ़ना पड़ेगा, डेटा को रीड करके रैम में लाना पड़ेगा, फिर उसे किसी से कंपेयर करवाना पड़ेगा, मिल गया तो डिस्प्ले करवाएंगे सारी इंफॉर्मेशन, नहीं मिलता तो फिर दूसरा रिकॉर्ड पढ़ के लेके आएंगे। ऐसा काम मुझे रिपीट करता रहना पड़ेगा जब तक 100 रिकॉर्ड्स हैं, तो 100 बार सर्च करना पड़ेगा। और एक एक रिकॉर्ड को फाइल में से रीड करना, एक एक रिकॉर्ड को फाइल में से रीड करना, रैम में लाना, कंपेयर करना, मिल गया तो पूरा डेटा डिस्प्ले करवाना, अदरवाइज फिर वही दूसरे रिकॉर्ड पे यही काम करना। ये काम करने में टाइम भी वेस्ट होता है और हमारा ओवर हेड भी बढ़ जाता है, क्योंकि एक एक रिकॉर्ड को फाइल में से पढ़ो, कंपेयर करो, फिर चलो, फिर आगे बढ़ो, इस टाइप से। और लास्ट में आगे पता लगेगा कि रिकॉर्ड मिला है कि नहीं मिला। अगर बीच में मिल गया तो वेल एंड गुड, शुरू में मिल गया बहुत अच्छी बात है, बहुत कम टाइम में मिल जाएगा, बीच में मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लास्ट में मिला तो पूरे उस रिकॉर्ड को सर्च करना पड़ेगा, नहीं मिला तो 100 रिकॉर्ड को पढ़ना पड़ेगा, फालतू काम है। तो काम तो किया जा सकता है, काम करने में मना नहीं है, 100 रिकॉर्ड को आप पढ़ लीजिए, ओवरहेड बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और चलो जी, ये तो सर्चिंग वाली बात थी। आप सपोज करो मुझे किसी का प्लेस चेंज करना है, किसी की सिटी चेंज करनी है, किसी स्टूडेंट की सिटी चेंज करनी है, तो सबसे पहले उस रोल नंबर के बेस पे सर्च करना पड़ेगा, फिर सिटी तक जाना पड़ेगा, फिर उसको चेंज करवाना पड़ेगा, उसको हटाकर नया डेटा लिखना पड़ेगा। तो ये तो कितना टिपिकल काम है। इसी काम को करवाने के लिए, इसी काम को सिंप्लीफाई करवाने के लिए, इसी काम को फास्ट करवाने के लिए हमें एक अलग से सॉफ्टवेयर बना के प्रोवाइड किया गया है, जिसको आप लोग नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डेटाबेस। डेटाबेस वो सॉफ्टवेयर है जो पर्टिकुलर डेटा को प्रॉपर ऑर्डर में स्टोर करवाना और उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये सारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेटा को हैंडल करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे, और सिंपलीफाई करता हूं और इजी करता हूं, जैसे आप लोग ऊप्स पढ़ते हैं, जैसे लैंग्वेजेस में ऊप्स के कंसेप्ट चलते हैं, जैसे जैसे लैंग्वेजेस में ऊप्स के कंसेप्ट चलते हैं, वैसे ही डेटाबेस में एक कंसेप्ट चलता है जिसका नाम सब जानते ही हैं, दिस इज कॉल्ड एज एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जितने भी डेटाबेस हैं, जितने भी डेटाबेस वाले सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे वर्ल्ड में, वो सब एसक्यूएल के कंसेप्ट को, एसक्यूएल के कमांड्स को सपोर्ट करते हैं। जैसे लैंग्वेजेस में ऊप्स होती है, वैसी डेटाबेस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर एसक्यूएल के कंसेप्ट को सपोर्ट किया जाता है। एसक्यूएल के कमांड्स आपको सेम रहते हैं, लिखने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। आप सब पाइथन पढ़ रहे हैं, पाइथन में भी क्लास होती है, सी प्लस प्लस में क्लास होती है, तो क्लास दोनों में ही है, लिखने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं, चीज एक ही है, काम करने का तरीका अलग अलग है। वैसे ही डेटाबेस वाले जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो डेटा को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके स्टोर करने पे और उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। और जितने भी डेटाबेस वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, वो एसक्यूएल के कंसेप्ट को सपोर्ट करते हैं, एसक्यूएल के कंसेप्ट को सपोर्ट करते हैं। तो डेटाबेस वाले सॉफ्टवेयर्स का मेन पर्पस होता है, मेन कंसेप्ट होता है कि यूजर को इंफॉर्मेशन को प्रॉपर ऑर्डर में स्टोर करवाना और उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना।
इसलिए उन लोग ने डेटाबेस वाले सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है। डेटाबेस वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, डेटाबेस वाले जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो एसक्यूएल के कमांड्स को सपोर्ट करते हैं और उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने की बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। और मैंने कहा है जितनी भी डेटाबेस होते हैं वो एसक्यूएल के कंसेप्ट को सपोर्ट करते हैं। आप लोग पाइथन पढ़ रहे हैं तो ऑरिकल के साथ भी कर सकते हैं कनेक्टिविटी, माई एसक्यूएल के साथ भी कर सकते हैं, माई एसक्यूएल के साथ भी वो आपको बेसिकली सपोर्ट देते हैं। वो बेसिकली माई एसक्यूएल के साथ भी देंगे, ऑरिकल के साथ भी सपोर्ट करने देंगे, कोई भी डेटाबेस ले लीजिए। और बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, तो पहले थोड़ा डेटाबेस के नाम पढ़ लेते हैं, कौन कौन से डेटाबेस होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टाइप, अगर हम बात करें टाइप ऑफ डेटाबेस, ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन कितने टाइप के होते हैं, क्यों, कैसे कैसे करते हैं, वो सब पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले जो आपने नाम सुना होगा MS एक्सेस का नाम सुना है, जैसे टेबलर फॉर्म में टेबल बनती है, एक्सेस टेबल बनाना, रिलेशन एस्टेब्लिश करना, डेटा स्टोर करवाना, ये MS एक्सेस, ये भी एक डेटाबेस है। पुराना डेटाबेस है, पहले चलता था बहुत, आजकल बहुत कम चलता है। इसके बाद आपने सुना होगा एस, अगर हम बात करें SQL सर्वर, जो डॉटनेट वाले यूज करते हैं। डॉटनेट के साथ एसक्यूएल सर्वर डॉटनेट वालों का है, इनबिल्ट होता है डेटाबेस। अगर कोई डॉटनेट में एप्लीकेशन डेवलप करता है, एएसपी डॉटनेट में करता है, तो वो एसक्यूएल सर्वर पर काम करता है। हाँ रिजवान, कुछ पूछ रहे हैं क्या? अब यहां पे एसक्यूएल सर्वर डॉटनेट वाली एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करते हैं या कोई दोस्त आपका काम करता है, उसके अंदर डॉटनेट की, एएसपी डॉटनेट की जो डॉटनेट का जो पूरा आईडी होती है, उसके अंदर एसक्यूएल सर्वर का सपोर्ट बाय डिफॉल्ट मिलता है। वैसे ही एक और डेटाबेस होता है जिसका नाम होता है माई SQL। ये अलग से है, अपाचे वालों का प्रोडक्ट है, लेकिन आजकल तो ये वापस ऑरिकल वालों ने ले लिया, तो ऑरिकल का प्रोडक्ट हो गया अब ये भी। तो ये भी बहुत चलता है माई एसक्यूएल। और जो सबसे ज्यादा आप लोग यूज करते हैं, और शायद ही सर आपको जो कनेक्टिविटी करना सिखाएंगे डेटाबेस से, वो सिखाएंगे ऑरिकल के साथ। ऑरिकल के साथ भी कर सकते हैं, माई एसक्यूएल के साथ भी कर सकते हैं, और एसक्यूएल लाइट एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके साथ भी कर सकते हैं, SQL लाइट। और एसक्यूएल का छोटा सा वर्जन, ऑरिकल का छोटा सा एक वर्जन होता है SQL लाइट। ये भी फाइल बना बनाकर ही सेव करता है, लेकिन वो स्पीड इतनी फास्ट होती है, जो काम आप लोग लंबा चौड़ा काम करते हैं, ये छोटे इसमें काम कर देता है। ऐसे बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, अभी मैंगो डीबी भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ वो नाम लिए जो जनरली आप लोग यूज करते हैं। वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे डेटाबेस हैं जो मार्केट में चलते हैं, लेकिन सर शायद ही आपको या तो ऑरिकल में सिखाएंगे या आपको माई एसक्यूएल में सिखाएंगे, लेकिन बस थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। और जितने भी डेटाबेस वाले होते हैं, ये एसक्यूएल के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, ठीक। और डेटाबेस आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप रो और कॉलम्स के फॉर्म में या टैबुलर के फॉर्म में, टेबल के फॉर्मेट में डेटा या इंफॉर्मेशन आप स्टोर करके अपने पास रख सकते हैं। और ये जो टेबल फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, इसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना, मेंटेन करना, कुछ इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं ये डेटाबेस वाले सॉफ्टवेयर्स। डायरेक्ट जाकर आप इसको ओपन नहीं कर सकते, जैसे फाइल ओपन कर पाते हैं, ये डायरेक्ट ओपन नहीं होते हैं, जैसे आप लोग फाइल हैंडलिंग में फाइल ओपन करवा पाते हैं। इनको ओपन करने के लिए प्रॉपर तरीका होता है, सिक्योरिटी होती है, इनका पासवर्ड्स होते हैं, देन ये फाइलें आपकी या टेबल्स आपको डिस्प्ले हो पाते हैं। तो सिक्योर डेटाबेस सबसे ज्यादा माना जाता है ऑरिकल, उसके बाद आता है माई एसक्यूएल।
ये सबसे ज्यादा मार्केट में चलते हैं। फर्स्ट नंबर पे डेटाबेस चलता है ऑरिकल, सेकंड नंबर पे चलता है माइस्क्ल, थर्ड नंबर पे चलता है एसक्यूएल लाइट। पाइथन के साथ आप ये तीनों यूज कर सकते हैं। जनरली जनरली लोग बाग एसक्यूएल लाइट ही यूज करते हैं, लेकिन सर आपको ऑरिकल के साथ भी करवा सकते हैं और वही चीज आपको माइस्क्ल के साथ करवा सकते हैं। मतलब ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये बिल्कुल बेफिक्र रहें, बस आपको नाम, डेटाबेस का नाम, लिखने का तरीका थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। अब बात करते हैं ये जो डेटाबेस होते हैं, तो डेटाबेस मैंने कहा है ऑरिकल होता है सबसे ज्यादा मार्केट में, सबसे ज्यादा कोना, ये सबसे ज्यादा डिमांडेड होता है ऑरिकल। ऑरिकल सिक्योर भी है, डिमांडेड भी है, कॉस्टली भी है, इसलिए इसका यूज हम तो नहीं करते हैं। ये सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है, या जहां बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है वहां पे यूज किया जाता है ऑरिकल डेटाबेस। और मैंने कहा है मार्केट महंगा, कॉस्टली भी है, इसमें स्पेस लेना ही आपको कॉस्टली पड़ जाएगा। मतलब मार्केट में खरीदने जाओगे इसके वेब स्पेस, तो वो कॉस्टली मिलता है, इतना इजी नहीं मिलता। इसलिए जो भी वेबसाइट बनाता है, जो भी अपने वेबसाइट डिजाइन करता है, अगर वो ऑरिकल डेटाबेस पे डिजाइन की गई है तो उसकी होस्टिंग कॉस्टली होती है। क्यों? क्योंकि इसका सर्वर अलग होता है, इसकी स्पेस अलग होती है, इसका सिक्योरिटी ज्यादा होती है, इसलिए इसका स्पेस, इसका होस्टिंग कॉस्टली पड़ती है। इसलिए आप जनरली जितनी भी वेबसाइट्स देखिए, आपके दोस्त हो, कोई भी हो, ब्रदर सिस्टर कोई भी हो, उनसे पूछ के देखो तो माई एसक्यूएल की कॉस्टिंग सस्ती पड़ती है। माई एसक्यूएल की होस्टिंग सस्ती पड़ती है कंपेयर टू ऑरिकल की। तो इसलिए ऑरिकल मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है। और कंपनी वाले ऑरिकल यूज करते हैं अपने डेटा के लिए। कंपनी वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है। कंपनी बोलती भैया सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, भले पैसा जितना मर्जी लग जाए, तो इसलिए उनको फर्क पड़ता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो हम तो बोलते भैया हम तो माई एसक्यूएल में ही काम कर लेंगे। तो इसलिए सिंटेक्स वाइज, एसक्यूएल कमांड वाइज सबके सेम होते हैं, लिखने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले मार्केट में बनाया गया था, दिस इज कॉल्ड एज डेटा, इसको आपने नाम सुना होगा, कॉलेज में पढ़ाया जाता है, DBMS, फुल फॉर्म जानते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहला इसका कंसेप्ट लॉन्च किया गया था। पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। DBMS ये बोलता है डेटा को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करो, मेंटेन करो, और जब जरूरत पड़े तो उसमें से कोई इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर लो। सपोज करो मेरे पास दो जगह हैं, मान लीजिए एक प्लेस वो है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलेज, ये कॉलेज का है। कॉलेज वाले अपना डेटाबेस मैनेज कर रहे हैं, कॉलेज वाले, हाँ जी, रो और कॉलम में ही स्टोर होता है। कॉलेज कॉलेज वाले अपना डेटाबेस मैनेज कर रहे हैं। उसी कॉलेज का एक हॉस्टल है, हॉस्टल वाले अपना डेटाबेस मैनेज कर रहे हैं। ये हॉस्टल है, वो अपना डेटाबेस मैनेज कर रहे हैं। देखिए दोनों जगह मैनेज हो रहा है। कॉलेज वाले में जैसे आप कॉलेज में जाओ और बोलो मेरा रोल नंबर ये है, मेरा रोल नंबर ये है, बताओ मेरी कितनी फीस पेंडिंग है, तो आपके रोल नंबर के बेस पे आपका पूरा डेटा बता देंगे, भैया कितनी फीस ड्यू है आपकी, कितनी फीस ड्यू है, कब दी थी, किसने कब, मतलब वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी डिटेल्स है वो बता देते हैं। मतलब आपके रोल नंबर से आपका पूरा डेटा फैच करके दे लिए आते हैं कि भैया अभी आप कौन सी ईयर में हो, एडमिशन कब लिया है, आपका कितने परसेंटेज बने, वगैरह वगैरह सब कुछ बता देते हैं। तो तो उनने पूरा ये डेटाबेस बना कर रखा हुआ होगा। तो सबसे पहला कंसेप्ट आया था डेटाबेस का। डेटाबेस का जब कंसेप्ट आया था, DBMS की बात की गई थी, तो उस समय सिर्फ डेटा को प्रॉपर ऑर्डर में रो और कॉलम के फॉर्मेट में रखने की बात की गई थी। आप सपोज करो उस स्टूडेंट का डेटा रखने की बात की है, कॉलेज में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उनका रोल नंबर रख लिया, रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर, नेम बोल लो, इसका एडमिशन ईयर बोल लो, एडमिशन ईयर बोल लीजिए, फादर्स नेम बोल लीजिए, उनका फोन नंबर बोल लीजिए, और वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी डेटा रखना है रख लीजिए। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी रख लेते हैं अपन, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन, फादर का नेम,
मोबाइल नंबर, एड्रेस, आपका पूरा लेखा जोखा सब कॉलेज वाले सब रखते हैं, कॉलेज वाले सब रखते हैं, एड्रेस क्या है, फादर का फोन नंबर क्या है, वगैरह वगैरह रख लेते हैं यहाँ पे अपन। और अभी आप कौन सी ईयर में पढ़ रहे हो वो भी मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पे अब यहाँ पे कॉलेज वाले ऐसे सारा डेटा रखते हैं, आपने कितनी मतलब आपके कितने परसेंटेज आए हैं तो समथिंग, मैंने तो ऐसे लिख दिया है। तो यहाँ पे ऐसा डेटा मैनेज करके रखते हैं। हॉस्टल वाले अपना डेटा मेंटेन करते हैं। हॉस्टल वाले बोलते हैं, हॉस्टल वाले कहते हैं अब जितने स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ते हैं वो सारे हॉस्टल में नहीं रहते हैं, लेकिन जितने हॉस्टल में रहते हैं कॉलेज के वो सब उसी कॉलेज में पढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा एक कंसेप्ट। जितने स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ते हैं वो सब हॉस्टल में नहीं रहते, ठीक। और जितने हॉस्टल में रहते हैं वो सब कॉलेज में पढ़ते हैं, मतलब ये हॉस्टल भी कॉलेज का ही है। तो वो हॉस्टल वाले भी रोल नंबर, नेम, फादर का नाम, रूम नंबर और वगैरह 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 सब डेटा रखते हैं। कितनी फीस दी, मैसी कितनी फीस है, वो सब रखते हैं। तो आप थोड़ा सोच के देखिए, दो जगह डेटाबेस मैनेज हो रहा है, एक कॉलेज वालों का, एक हॉस्टल वालों का। तो दो जगह रैम कंज्यूम हो रही है, हार्ड डिस्क में जगह कंज्यूम हो रही होगी, दो जगह डेटा हार्ड डिस्क में कंज्यूम हो रहा होगा, दो जगह सब कुछ मैनेज हो रहा होगा, और फालतू की मेमोरी यहाँ पे वेस्ट हो रही होगी। तो डीबीएमएस वाले ये सिर्फ कंसेप्ट प्रोवाइड करते थे, डेटा को रो और कॉलम के फॉर्मेट में प्रॉपर ऑर्डर में रखना चाहिए जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकें। उसके बाद इस कंसेप्ट को हटाकर यहां पे उनने कहा ये कॉलेज है, तो कॉलेज को बना दिया उनने, दिस इज कॉल्ड एज पेरेंट टेबल। इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट टेबल। और ये कॉलेज का हॉस्टल है, इसको वो बना देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज चाइल्ड टेबल। मतलब मतलब ये हॉस्टल में तो एडिशन तभी हो पाएगा जब कॉलेज में पढ़ते हो। तो उनने क्या किया, इन दोनों टेबलों को एक कॉलम की मदद से आपस में कनेक्ट कर दिया, ये ऐसा। जब कनेक्ट किया तो इस कंसेप्ट को नाम दे दिया गया, दिस इज कॉल्ड एज RDBMS, जिसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इस कैटेगरीज में सॉफ्टवेयर आते हैं, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ये सब उस कैटेगरीज में आते हैं। इस कैटेगरीज में आते हैं, दिस इज कॉल्ड एज माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, MS एक्सेस, ये सब कहलाते हैं MS एक्सेस, ये सब कहलाते हैं RDBMS। मतलब पेरेंट और चाइल्ड की फैसिलिटीज आपको ये प्रोवाइड करते हैं। लेकिन धीरे धीरे टर्म चेंज हुआ, धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, ऊप्स का जमाना आने लगा, और प्रॉब्लम ये हुई, RDMS तो बहुत अच्छी बात थी, बहुत सही से चल रहा था। अब प्रॉब्लम ये हुई, अब टेलीफोन का जमाना आ गया, टेलीफोन का जमाना आ गया। अब टेलीफोन का जमाना आ गया सबके यहाँ पे। तो आप थोड़ा सोच, टेलीफोन आया तो टेलीफोन में अब किसी के यहाँ पे, किसी शॉप में दो टेलीफोन होते हैं, किसी में चार भी होते हैं, किसी में एक भी होते हैं। तो फिर उसमें बात उठी कि भैया ये टेलीफोन जब एक, पूरा रिकॉर्ड तो सेम है, सिर्फ टेलीफोन का नंबर तो चेंज हुआ है, टेलीफोन की संख्या ज्यादा हो गई है किसी किसी। आप लोग बताओ, क्या मेरे पास तो एक ही सिम है, एक ही नंबर है मोबाइल का, लेकिन अधिकतरों के पास दो नंबर होंगे कि नहीं होंगे? अगर मुझे आपका ही डेटाबेस बनाना है तो मुझे हर बंदों के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, मोबाइल वाला कॉलम रखूं और दो दो एंट्रियां मारूं सबकी, ये एक तरीका। लेकिन ये तरीका करूंगा तो बार बार मेरे रो की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, मेमोरी खराब हो जाएगी, मेमोरी वेस्ट हो जाएगी मेरी, दो दो रिकॉर्ड सेम रहेंगे, सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज रहेगा। तो उसकी बजाय मोबाइल के अंदर, मोबाइल जो कॉलम्स है उसके अंदर एक अरे बना दिया जाए, तीन या चार एलिमेंट का अरे बना दिया जाए, और जिसमें जितने फोन नंबर हो, चार मैक्सिमम फोर हो सकते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग वहां पे डेटा स्टोर कर ले। मतलब सिंपल सी भाषा में कहूं तो अरे बना लो, और अरे बनाकर काम कर लूं, तो कम से कम मैं रिकॉर्ड बार बार एंट्री नहीं करनी पड़ेगी मुझे। ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है ओरेकल
जिसको हम लोग नाम देते हैं OORDBMS। ये आपको लूप लगाने की फैसिलिटी देता है, ये आपको फंक्शन बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, या आपको इफ एल्स जैसा फीचर्स प्रोवाइड करता है, मतलब प्रोग्रामिंग भी करवा पाता है। इसलिए ऑरिकल मार्केट में बहुत डिमांडेड है, और यही एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके साथ OORDBMS लगा हुआ है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ऑरिकल वाले ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे क्लास के ऑब्जेक्ट बनते हैं वैसी टेबल के भी एलियाजिंग की जा सकती है, टेबल का भी एक छोटा सा नाम दिया जा सकता है, एक ही टेबल को दो टेबल जैसा कंसीडर किया जा सकता है। ये बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो ऑरिकल प्रोवाइड करती है, बाकी दूसरे कंसेप्ट फीचर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। ऑरिकल वाले बोलते हैं भैया आप जैसा सपोज करो मुझे बोनस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सैलरी के अकॉर्डिंग पोस्ट के अकॉर्डिंग बोनस डिस्ट्रीब्यूट करना है, मुझे पोस्ट के अकॉर्डिंग मुझे बोनस डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो करने के लिए हम इफ एल्स लगा के, अगर आरडीएमएस की बात करें तो इसमें दो बार क्वेरी चलानी पड़ेगी, मतलब दो पोस्ट, मेरा एक मैनेजर है और एक एम्प्लॉय है, अपन मान लेते हैं सिर्फ दो ही पोस्ट है मेरे यहाँ पे, तो मुझे दो बार क्वेरी चलानी पड़ेगी। ऑरिकल के अंदर एक फंक्शन बना के रख लिया जाएगा, एक फंक्शन बना के रख लिया जाएगा जिसमें इफ एल्स लग जाएगा, फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा वो पूरा छाट के अलग कर देगा उठा के। मतलब ऑरिकल वाले आपको प्रोग्रामिंग करने की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए मार्केट में दोनों कंसेप्ट चलते हैं। ऑरिकल वाले ये फैसिलिटी देते हैं जो जो आप रोड डिलीट करते जाओगे उसको बैकअप लेके हम स्टोर करवाते चलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बैकलॉग रखना अपने पास। कभी भी कंपनी, आप बैंक में अकाउंट क्लोज करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, लेकिन बैंक वाले आपकी इंफॉर्मेशन हमेशा स्टोर रखेंगे आपकी। हाँ, एक्टिव केस में नहीं होगा, वो डीएक्टिवेट में या क्लोज वाले लेजर में रखेंगे आपकी एंट्री पूरी। मतलब आज आप कोई 10 साल बाद भी आके बोलेगा भैया ये कस्टमर का आपके यहाँ पे अकाउंट था क्या, तो बोलेंगे हाँ था, वो देख के बता देंगे कि भैया कि ये कस्टमर का अकाउंट था और इतना इतना इसमें शिफ्ट कर लिया, इसमें बंद कर लिया, इसमें ये हो गया, सब बता देंगे आपका। मतलब बैंक वाले भी आपका क्लोज करने के बावजूद भी आपका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी इंक्वायरी आए, कभी भी कोई पूछे आपका भैया ये अकाउंट था कि नहीं था, वो फट से खोल के बताते हैं। अब बताओ, क्या नया अकाउंट खोलते होंगे क्या वहां जाकर? नहीं, आपका अकाउंट बंद होता है तो वो रो वहां से हटती है और ऑटोमेटिक दूसरी टेबल में चली जाती है जहां क्लोज वाला लेजर होता है, क्लोज वाला लेजर होता है। ये फैसिलिटी भी आपको ऑरिकल ही प्रोवाइड करती है, जिसका नाम बहुत पॉपुलर नाम है इसका, टिगर। टिगर वो कंसेप्ट फॉलो करता है जो आपसे एक टेबल में से डेटा हटता जाएगा और ऑटोमेटिक दूसरे टेबल में जाता रहेगा उसकी रिकवरी के रूप में। तो ये फैसिलिटीज बाकी कोई सॉफ्टवेयर नहीं देता, ये सब फैसिलिटीज ऑरिकल वाले ही प्रोवाइड करवा पाते हैं। और अच्छे से कहूं, आप लोग ने एक और नाम सुना होगा ऑरिकल में बहुत फेमस होता है, कंस्टेंट्स। कंस्टेंट मतलब कोई बाउंडेशन लगाना, कोई किसी कॉलम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाना। फॉर एग्जाम्पल, हर कंपनी में हायरिंग होती है, हर कंपनी में नए एम्प्लॉय रखे जाते हैं, लेकिन छुट्टी के दिन नहीं रख सकते हैं, छुट्टी के दिन नहीं रख सकते जो नेशनल हॉलीडे होता है। नेशनल हॉलीडे मतलब समझ में लगा, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, इनमें हायरिंग नहीं हो सकती, इनमें कोई कॉल लेटर नहीं इशू होता किसी को भी, सैटरडे संडे भी नहीं होते हैं, मंडे टू फ्राइडे के बीच में ही होते हैं। और देखा जाता है कि जहां उनको जहां उनको जहां उनको वो दे रहे हैं ऑफर लेटर्स या ज्वाइनिंग लेटर्स दे रहे हैं, तो ये सब छुट्टियां भी नहीं आनी चाहिए। तो अब बताओ, दिवाली तो खसकती रहती है इधर उधर, दशहरा भी खसकता रहता है, तो फिर ये सब बातों को ध्यान रखने के लिए यहाँ पे हम फंक्शन बना के काम कर सकते हैं, और ये फंक्शन बनाने की फैसिलिटीज आपको देती है टिगर। ये सारी फैसिलिटी देखो ऑरिकल कितनी बड़ी फैसिलिटीज है। ऑरिकल सबसे बड़ा, सबसे सिक्योर, सबसे पावरफुल डेटाबेस कंसीडर किया जाता है, इसलिए उसके साथ OORDBMS का कंसेप्ट लगा हुआ है। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो दूसरे डेटाबेस वाले आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक, ये तो ऑरिकल। और ऑरिकल की मजेदार बात ये सी में ही रीडिजाइन किया गया है, सी लैंग्वेज में ही रीडिजाइन किया गया है,
इतनी अच्छी बात है इसकी, इसलिए इसकी स्पीड भी अच्छी है, प्रोसेस भी फास्ट है इसकी, इसलिए और आजकल बहुत ज्यादा डिमांडेड है। और ओरेकल का 19C वर्जन चल रहा है, ओरेकल का 19C वर्जन, सी फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग कहा गया है। ठीक, वो तो वर्जन से आपको कुछ नहीं करना, आप तो अपना समझ लीजिए, क्योंकि उसकी बहुत सारी हिस्ट्री है ओरेकल की फिर अपनी। अब ओरेकल की बात करें, ओरेकल के अंदर मेन टूल्स के रूप में जो कंसीडर होता है, तो अगर हम बात करें टूल्स ऑफ ओरेकल, तो कौन कौन से टूल्स होते हैं, इसके बहुत पॉपुलर टूल्स कंसीडर किए गए हैं दो। एक का नाम होता है एसक्यूएल, जिसकी काम करने के लिए, क्वेरीफाई करने के लिए इसको एक आईडीई प्रोवाइड की गई है, जिसको बोलते हैं एसक्यूएल स्टार प्लस। ये उसकी आईडी है जहां बैठकर हम एसक्यूएल के कमांड चलाते हैं। इसका दूसरा टूल बहुत पॉपुलर टूल है, जिसका नाम होता है PLSQL। फुल फॉर्म होता है प्रोसीजर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। प्रोसीजर मतलब वही है फंक्शन से, सब प्रोग्राम से, सब रूटीन से, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं PLS। ये जो टूल्स हैं ये बहुत पॉपुलर होते हैं, ये जो ओरेकल के दो टूल्स हैं बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। और ये हमेशा, अगर हम प्रोग्रामिंग के पॉइंट से बात करें, तो ये बैकएंड के लिए यूज किए जाते हैं, बैकहैंड के लिए यूज किए जाते हैं। और एक दो टूल्स और भी हैं जो मार्केट में चलते हैं, एक होता है फॉर्म्स, एक होता है रिपोर्ट। ये ज्यादा डिमांडेड नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि हम फ्रंट एंड के लिए पाइथन, जावा ये सब यूज कर लेते हैं, जबकि ओरेकल के पास भी अपना खुद का फ्रंट एंड है। मतलब आप चाहो तो ओरेकल में ही ये दोनों काम किया जा सकता है। आपने सुना होगा कोई भी एप्लीकेशन जब डेवलप करते हैं तो उसमें एक हमें जरूरत पड़ती है फ्रंट एंड की, और एक हमें जरूरत पड़ती है बैकएंड की। ठीक, ओरेकल आपको ये दो, सॉरी सॉरी, ये बैकएंड है, नॉट ए फ्रंट। ओरेकल आपको दोनों टूल्स प्रोवाइड करती है, लेकिन मार्केट में ओरेकल को जनरली जो सब लोग यूज करते हैं वो बैकएंड के लिए यूज करते हैं, और फ्रंट एंड के इसके खुद के टूल्स भी हैं, आप इनके टूल्स भी यूज कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी कंपनीज हैं, आप सब भोपाल के रहने वाले अधिकतर, तो बीएचएल का नाम सबने सुना ही है। बीएचएल के अंदर जो एप्लीकेशन बनी हुई है, जो बीएचएल के अंदर जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, वो पूरा सॉफ्टवेयर ओरेकल में ही डेवलप किया गया है। मतलब बैकएंड भी ओरेकल का है, फ्रंट एंड भी ओरेकल का ही है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज पूरा काम ओरेकल पे नहीं करती, वो फ्रंट एंड के लिए जावा, .NET, पाइथन ये सब यूज कर लेती हैं। जो हम लोग यूज करते हैं वो जावा, पाइथन, .NET, पाइथन, .NET ये सब यूज करती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज को काम जल्दी करवाना होता है। और बीएचएल भी बहुत बड़ी कंपनी है, बीएचएल ने बोला अलग अलग सॉफ्टवेयर लेने से क्या मतलब, तो उनने पूरा काम ओरेकल का किया। ओरेकल के फ्रंट एंड यूज होते हैं, ओरेकल के ही बैक एंड यूज होते हैं, उनका पूरी एप्लीकेशन ओरेकल पे ही चलती है, इसलिए ओरेकल इतनी ज्यादा पावरफुल है। मैंने कहा है मार्केट में सबसे ज्यादा इसके बैक एंड चलते हैं, फ्रंट एंड ज्यादा नहीं चलते, लेकिन इनके खुद के फ्रंट एंड भी हैं। और जितनी भी आप लैंग्वेजेस पढ़ोगे, जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ो, जावा, .NET, पाइथन, सब में कनेक्टिविटी सिखाई जाती है। मतलब लैंग्वेजेस वालों को डेटाबेस की जरूरत होती है, डेटाबेस को जरूरत नहीं होती है, डेटाबेस को जरूरत नहीं होती है। डेटाबेस वाले बोलते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन लैंग्वेजेस को जरूरत होती है, तो हर लैंग्वेजेस में डेटाबेस का कंसेप्ट या कनेक्टिविटी का कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। जावा में इसी को आप लोग पढ़ते हैं JDBC के नाम से। कुछ जावा के भी स्टूडेंट्स होंगे तो उन लोग पढ़ते हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। पाइथन के स्टूडेंट्स होते हैं वो डेटाबेस के नाम से पढ़ते हैं, .NET वाले ADO.NET के नाम से पढ़ते हैं। तो .NET वाले इसे ADO.NET के नाम से पढ़ते हैं। तो जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस आपको मार्केट में मिलती है, उनको बैकएंड की जरूरत होती है, बैकएंड वालों को जरूरत नहीं होती फ्रंट एंड की। तो जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ोगे आप लोग या पढ़ो कभी सीखो, तो उसमें कनेक्टिविटी सिखाई जाती है।
ऑरिकल के अंदर कनेक्टिविटी नहीं सिखाई जाती है। ऑरिकल बोलती है भैया आपको मेरी जरूरत है, मुझे नहीं है। इसलिए ऑरिकल वाले किसी से भी कनेक्टिविटी, हाँ, कनेक्टिविटी करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारी लाइब्रेरीज, बहुत सारे आपको वो दे देती है कि आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपने दोस्तों को अपना मोबाइल नंबर डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, भाई जरूरत होगी तो कॉल कर लेना मुझे, तो जरूरत होगी तो कॉल कर लेना, मतलब फोन नंबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वैसी ही ऑरिकल वाले बहुत सारी लाइब्रेरीज, बहुत सारी फाइलें, बहुत सारे ऐसे प्रोवाइड किए गए हैं, ड्राइवर्स बोलते हैं उसको अपन, वैसे बहुत सारी ड्राइवर्स, लाइब्रेरीज प्रोवाइड की गई हैं जिसके थ्रू उनके कम्युनिकेट किया जा सकता है। लेकिन कनेक्टिविटी कंसेप्ट आप जनरली लैंग्वेजेस में ही सीखते हैं, उसमें नहीं सीखते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले पीएल की मुझे नहीं सिखाना आपको, वो ऑरिकल कंसेप्ट है, मुझे तो बेसिक एसक्यूएल कमांड सिखाने हैं, तो मैं सिर्फ एसक्यूएल कमांड की ही बात कर रहा हूं। तो एसक्यूएल के जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, बेसिक कमांड कंसीडर किए जाते हैं, और मैंने कहा है एसक्यूएल जैसे लैंग्वेजेस में ऊप्स होता है, वैसे ही डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल कंसीडर किए जाते हैं। तो इस कैटेगरीज में सबसे पहला आता है डीडीएल। डीडीएल फुल फॉर्म आप लोग ने सुना ही होगा जनरली सब ने, डेटा डेफिनीशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनीशन लैंग्वेज, इसके अंदर ये डीडीएल कमांड मैंने कहा है हर लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, हर डेटाबेस वाले सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, करने का तरीका सबका अलग अलग हो जाता है। तो सबसे पहले डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज सीखिए। ये वो कमांड्स होते हैं जो टेबल के स्ट्रक्चर पर काम करते हैं। हाँ जी, टेबल के स्ट्रक्चर पर काम करते हैं। पहला इसके अंदर आता है क्रिएट कमांड, फर्स्ट क्रिएट, सेकंड ऑल्टर। मैं एक एक लाइन लिख ही देता हूं उसके साथ में। अगर क्रिएट कमांड की बात करें तो क्रिएट कमांड का यूज करते हैं टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। अगर हम कहें दिस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू टेबल इन ए डेटाबेस। डेटाबेस में एक नई टेबल बनाना है तो हम यूज करते हैं क्रिएट कमांड का। ऑल्टर कमांड, तो दिस कमांड इज used to modify, yeah, this command is used to alter the existing table like to insert a new column पहला कॉलम इंसर्ट करना, तो इंसर्ट ए न्यू कॉलम इन ए टेबल, डिलीट द एग्जिस्टिंग कॉलम, मतलब कॉलम को हटाना, मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग कॉलम, रीनेम द कॉलम का नाम भी बदला जा सकता है। ये सब टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। और रीनेम द टेबल नेम, रीनेम द टेबल नेम, ये सब 5 काम करता है। नया कॉलम जोड़ता है, पुराना कॉलम हटाता है, कॉलम को मॉडिफाई करता है, कॉलम का नाम बदलता है, कॉलम और टेबल का भी नाम बदल देता है। दूसरा सेकंड, इसकी बात करें तो इस पे आता है ट्रंकेट।
ट्रंकेट कमांड की मदद से, ट्रंकेट कमांड की मदद से टेबल को खाली कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है। और डीडीएल कमांड इसलिए कहते हैं, ये ऑटोमेटिक सेव होते हैं, इन्हें सेव करने की हमें जरूरत नहीं होती। एक बार एक्नॉलेजमेंट डेटाबेस से या सर्वर से आ जाता है तो परमानेंट सेव ये हो जाता है। तो हम कहते हैं दिस कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू clear the all rows the table, पूरी रोज को खाली कर देते हैं, पूरी रोज को हटा दिया जाता है। ठीक। फोर्थ, इसी में आता है ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है दिस कमांड, दिस कमांड इज यूज टू डिलीट द existing table with data, with data। मतलब अगर हम किसी भी टेबल को रैम से, डेटाबेस से हटाना चाहते हैं तो वी कैन यूज डिलीट ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड पूरी टेबल को भी हटा देगा और उसके डेटा को भी हटा देगा। दूसरा DML, फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो डेटा पे काम करती है, ये डेटा पे काम किया जाता है। डेटा मतलब जो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन रोज, मतलब ये रोज पे काम करती है, सिंपल सी भाषा में डेटा पे काम करती है। इसके अंदर कंसीडर किया जाता है इंसर्ट। दिस कमांड इज यूज्ड टू insert a new row in a table। और ध्यान रखना है इसे सेव करवाना पड़ता है, ये ऑटो सेव नहीं होते। ऑटो सेव मतलब अपने आप सेव नहीं होंगे, करवाने पड़ेंगे। डिलीट कमांड, डिलीट डिलीट this is called as delete command, this is called as delete command। this command, this command is used to delete the existing row। डिलीट किसी भी पर्टिकुलर रो को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक। इसे एक रो भी डिलीट हो जाती है, बहुत सारी रो भी डिलीट हो जाती है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं ये ऑटो सेव नहीं होते। अच्छी बात ये है, इसको सेव करवाओगे तो हो जाएगा। जैसे बहुत सारे आप लोग जब एडमिशन लिया होगा तो बहुत सारे कॉलेज फुल हो जाते हैं, ब्रांचेस फुल हो जाती है, उसके बाद वो ब्रांचेस खाली हो जाती हैं। मतलब समझ में आ रहा होगा, उस स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते तो उनके रिकॉर्ड वहां से डिलीट कर दिए जाते हैं। जो जो काउंसलिंग में आता है वो सारे लोग एडमिशन नहीं लेते हैं, कुछ लोग उसको अपने एडमिशन को ड्रॉप कर देते हैं, इसलिए सीटें खाली हो जाती है। तो वो काम करता है डिलीट। अपडेट, इस कमांड की मदद से, दिस कमांड इज यूज्ड टू modify, yeah, this command is used to change the data in the table। टेबल का डेटा चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अपडेट कमांड। ये
ज्यादा काम में नहीं आएंगे, लेकिन तो भी मैं लिख देता हूं। आपको तो बस क्रिएट करना, ऑल्टर, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ही करवाने हैं। लेकिन मैं लिख देता हूं उसको। DCL फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इस कैटेगरीज में आता है। फर्स्ट, ग्रांट। ग्रांट की मदद से किसी भी टेबल को, फिर से बोल रहा हूं, ग्रांट की बात कर रहा हूं। ग्रांट मतलब परमिशन देना। दिस कमांड is used to given the कहाँ चले जाएगा सर? This command is used to given the privileges one user to another to another user। मतलब एक यूजर दूसरे यूजर को कुछ प्रिविलेजेस, प्रिविलेज मतलब परमिशन, प्रिविलेजेस भी कहते हैं, प्रिविलेजेस भी कहते हैं और परमिशन भी कहते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि आप मेरी टेबल देख सको, परमिशन। मैं चाहता हूं कि आप मेरी टेबल देख सको लेकिन मॉडिफाई ना कर सको, तो उसके लिए हम लोग फिर यूज करते हैं, एक यूजर दूसरे यूजर को कुछ परमिशन देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रांट। ग्रांट का मतलब होता है राइट्स प्रोवाइड करना। दी गई परमिशन को वापस लेने के लिए वी कैन यूज रिवोक। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, आप मेरी टेबल को ना देख सको, तो हम वहां पे देते हैं रिवोक। जैसे बैंक वाले बोलते हैं कि आप अपने अकाउंट की सारी डिटेल देख लीजिए, आपका पैन नंबर, आधार कार्ड सब देख लीजिए, बैलेंस वैलेंस सब देख लीजिए, लेकिन अमाउंट अपनी मर्जी से अपडेट नहीं कर पाओगे। कहीं से पैसा आएगा तो जुड़ जाएगा, बैंक में जमा करवाओगे तो जुड़ जाएगा, लेकिन उसके अंदर आप अपनी मर्जी से कोई भी छिड़कानी नहीं कर सकते बैलेंस में। लेकिन हाँ, कहीं से कोई मंगवाया है तो जुड़ता रहेगा, कहीं से आएगा प्रॉपर तरीके से तो ऐड हो जाएगा। आप उसको परमिशन नहीं है आपको, हाँ ट्रांसफर करोगे तो कम हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। तो वो आपको व्यू करने के राइट्स प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोग व्यू करने के राइट्स लेते हैं, कुछ ट्रांसफर करने के राइट्स लेते हैं, कुछ सारे राइट्स लेते हैं, वो मर्जी आपकी है। अब दी गई परमिशन को वापस लेने के लिए वी कैन यूज रिवोक। दिस कमांड इज यूज्ड टू विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब होता है वापस लेना। अगर हम बात करें विड्रॉ करना, विड्रॉ, विड्रॉ द गिवन परमिशन, जो आपको परमिशन दी गई थी वापस लेने के लिए यूज करते हैं रिवोक। इसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि यूजर बनाने के कंसेप्ट आपको नहीं सिखाना, सिर्फ यूजर, एक ही यूजर होगा काम हमारा और वो होगा स्कॉट। बाकी मैं बनाना सिखा भी दूंगा उसमें। चौथा, TCL, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसका यूज भी बहुत ज्यादा आपके प्रोग्राम्स में होता है। इसमें सबसे पहले आता है सेव करने के लिए कमिट, या ऑरिकल के अपने हैं। इसका मतलब होता है सेव करने के लिए। टू, इसमें आता है रोल बैक। रोल बैक का मतलब होता है अंडू। अंडू मतलब किया गया काम को कैंसिल करवा देना। थर्ड, वी कैन यूज सेव पॉइंट। ये तीन होते हैं, सेव, अंडू और सेव पॉइंट। ठीक, बात समझ में आई? ये कमांड्स, लेकिन बेसिकली हमें जो पढ़ने हैं, हमें तो ये पढ़ने हैं, क्रिएट, क्रिएट पढ़ना है, ड्रॉप पढ़ना है,
ऑल्टर बता दूंगा आपको मैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये काम के हैं बहुत, ये 3 काम के हैं। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा ऑरिकल के बारे में। अब ऑरिकल की प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले ऑरिकल का एक्सप्रेस वर्जन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा या ग्रुप में आपको सेंड कर देंगे। और ऑरिकल लाइसेंस वर्जन है, ये ध्यान रखना, लाइसेंस वर्जन है। लेकिन ऑरिकल वाले आपको सीखने के लिए लर्नर को आपको एक वर्जन प्रोवाइड करते हैं जिसको बोलते हैं एक्सप्रेस एडिशन। और आपका जो एक्सप्रेस एडिशन होगा वो ऐसे ब्लैक में चलेगा, सचिन सर जो करवाएंगे वो व्हाइट में चलेगा, उनके पास दूसरा वर्जन है, उनको हम लोग इंटरप्राइज एडिशन, वो प्रोफेशनल के लिए होता है, वो लाइसेंस वर्जन है। और ये जो आपको दिया जाएगा ये एक्सप्रेस एडिशन दिया जाएगा। काम दोनों में सेम होता है लेकिन इसमें फीचर्स थोड़े कम होते हैं, उसमें फीचर्स थोड़े ज्यादा होते हैं। ये लर्नर के लिए, सीखने के लिए दिया गया है। अब देखिए ऑरिकल के अंदर आप डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते। आप यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा भैया कुछ दिखा दो तो कुछ नहीं दिखाने वाला ये मुझे। इसकी मेमोरी स्पेस भी अलग होती है, डेटा भी रखा जाता है। आप चाहोगे कि मैं ऑरिकल की एक टेबल को निकाल लूं तो वो नहीं निकाल सकते, निकालने का तरीका होता है। तो यहाँ पे निकालने का एक वे होगा। अंदर जाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कनेक्ट। कनेक्ट मतलब जोड़ने के लिए यूज होता है। इसके बाद हम लिखते हैं सिस्टम। सिस्टम वो यूजर होता है, सिस्टम वो यूजर होता है, मैं फिर से बताऊं, सिस्टम वो यूजर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल यूजर या एडमिन वाला यूजर। या जैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर, आप अपने कंप्यूटर के अंदर जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो माई डॉक्यूमेंट नाम का एक फोल्डर अपने आप बना हुआ आता है। माई डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर अपने आप बना आता है। वैसे ही यहाँ पे सिस्टम एक यूजर होता है, यूजर का नाम सिस्टम ही रहेगा, एडमिन नहीं है। डीबीए भी बोलते हैं इसको, डीबीए एडमिनिस्ट्रेशन ये होता है। इसका पासवर्ड, इसका पासवर्ड जब इंस्टॉल किया जाता है ऑरिकल तब दिया जाता है। ऑरिकल जब इंस्टॉल किया जाएगा तब वो आपसे पासवर्ड पूछता है। मैंने अपना पासवर्ड एबीसी दिया है लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे एबीसी, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है। आपको स्टार भी नहीं दिखाएगा। देखो उसने बोला मेरा पासवर्ड एक्सपायर हो गया है, प्लीज देखो लिखा है चेंजिंग द सिस्टम पासवर्ड, न्यू पासवर्ड दीजिए। दिखाएगा कुछ नहीं, वो मैं फिर से कह रहा हूं, दिखाएगा कुछ नहीं। ये मैंने फिर से पासवर्ड दिया, रीटाइप करवाया, ये आपको लेंथ ही नहीं बताएगा उसकी, इसकी लेंथ तक नहीं बताता। जैसे स्टार स्टार जो दिखता है, यहाँ स्टार स्टार नहीं दिखते हैं। आप बस टाइप करते चलो, यूनिक्स जैसा कंसेप्ट चलता है इसके अंदर। अब टाइप करते चलो वो ले लेगा वो अपने आप ही। यहाँ पे देखो पासवर्ड चेंज कर दिया लेकिन आपको बताया नहीं क्या पासवर्ड है। समझ में आई बात ये मेरी? ये सिक्योरिटी है इसकी। पासवर्ड नहीं पता तो यूजर के अंदर नहीं जा पाओगे, पासवर्ड पता है तो जा सकते हो आप। ठीक, क्लियर हुआ? अब हम, अच्छा फुल स्क्रीन कर दूं? ये फुल स्क्रीन मैंने बोला इसमें लिमिटेड फीचर्स होते हैं इसलिए फुल स्क्रीन। फॉन्ट, फॉन्ट उसके थोड़ा फॉन्ट भी बढ़ा देता हूं मैं। लो थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा दिया मैंने, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ गया आपके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना है कि अब हमें देखना है इसमें कितनी टेबल्स बनी हुई हैं। और मैंने कहा ये जनरल यूजर होता है, जनरल मतलब डीबीए का यूजर है, हर परमिशन इसके पास है, हर चीज इसी से लेनी पड़ती है हमें। तो आज तो अपन सिर्फ इसको बेसिक सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितनी टेबल्स हैं। तो हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब,
टैब इसमें टेबल देखने के लिए यूज की जाती है कि पूरी टेबल दिखा दिया, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही क्या क्या है, क्योंकि ये डीबीए की है। डीबीए बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन बोलो, यस, डीबीए ऑथराइज्ड है, सारी इंफॉर्मेशन इसके पास रहती है हमारे पास। तो हम इस पे काम ना करने की बजाय हम खुद का एक यूजर बना के काम करते हैं। तो सबसे पहले यूजर बना देखते हैं। सबसे पहले इसका यूजर बनाना सीखते हैं अपन। सबसे पहले इसका यूजर बनाना सीखो आप लोग। बनाना यूजर का सिंटेक्स लिख लो पहले। यूजर बनाने का सिंटेक्स लिखो। यूजर बनाने का सिंटेक्स क्या होता है वो देखो। यूजर बनाने सिंटेक्स होता है और डीबी में भी बनता है। सॉरी, क्रिएट यूजर, क्रिएट यूजर, यूजर नेम वी कैन गिवन पाइथन। ये यूजर नेम है, क्रिएट यूजर नेम। सिंटेक्स लिख लीजिए, क्रिएट यूजर नेम। आप कुछ भी दे दो, आप यहां पे जो भी देना है। आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड। पासवर्ड हम दे देते हैं स्टूडेंट। पाइथन इज ए यूजर नेम और स्टूडेंट इज ए पासवर्ड। सिंटेक्स लिख लिया सबने। क्रिएट यूजर नेम आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड। देखो ऑरिकल रिस्पॉन्स देगी वहां से क्या लिखा हुआ आ गया, यूजर क्रिएटेड लिखा हुआ आ गया। यूजर उसने बना दिया, यूजर उसने क्रिएट कर दिया, आपका एक फोल्डर बना दिया, एक फोल्डर बना दिया जिसमें सारी टेबल रख लो आपने। अब आप बोलोगे चलो जी अपने फोल्डर में चलो। फोल्डर में जुड़ने के लिए अपन लिखेंगे पाइथन। पाइथन पासवर्ड देंगे, पासवर्ड STUDNT स्टूडेंट। क्या बोल रहा है देखो, देखो इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, लॉगिंग डिनाइड। मतलब आप नहीं जा सकते उसके अंदर, नहीं जा सकते, अभी परमिशन नहीं है आपके पास अंदर जाने की। और देखना है कि कहां बैठे हो वो, शो यूजर, कोई यूजर में नहीं हो अभी आप, परमिशन ही नहीं है आपको अंदर जाने की अभी, लॉगिंग डिनाई कर दिया उसने। फिर क्वेश्चन तो कैसे करेंगे, तो लॉगिंग डिनाई करने के लिए अब इसको कैसे जाएंगे वो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले कनेक्ट करिए अपना, यूजर नेम दीजिए, ये डीबीए है और इसका पासवर्ड है मेरा ABC। ऐसे भी दे सकते हैं अपन, ऐसे भी दे सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात आपको, इससे दिख जाता कम से कम क्या दे रहे हैं, क्या टाइप कर रहे हैं। अब हम यहां बैठकर उसको परमिशन दिलवाएंगे, ग्रांट परमिशन देने के लिए, रिसोर्स हम देंगे सारी परमिशन, ग्रांट रिसोर्स कॉमा टू कनेक्ट द पाइथन। हमने कहा पूरी परमिशन, ग्रांट मतलब दो, रिसोर्सेस मतलब सारी परमिशन किसको, पाइथन को दे दो। ग्रांट रिसोर्स इसमें लिखते हैं ग्रांट रिसोर्स, रिसोर्स टू ग्रांट रिसोर्स टू टू कनेक्ट, और यहां लिखते हैं यूजर का नाम।
चलो मैं बताता हूँ सिंटेक्स इसका, उस सिंटेक्स में मिस्टेक हो रही है, उस सिंटेक्स में मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी, वो बताता हूं मैं आपको। अब ये मैं सीधे उसी में बता देता हूं, मैं सीधे डीबी में बता देता हूं। देखिए यहां करते हैं कनेक्ट SYSTM सिस्टम /ABC, ये कनेक्ट हो गया हमारा। ठीक, अब यहां पे अब बात आती है टेबल बनाने की। टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले, जैसे C++ में हमें डेटा टाइप मिलती है, वैसी ही ऑरिकल भी हमें डेटा टाइप प्रोवाइड करती है। ऑरिकल में डेटा टाइप कितनी होती है वो देख लीजिए। ऑरिकल में जो डेटा टाइप्स होती हैं, ऑरिकल डेटा टाइप ऑफ ऑरिकल, ऑरिकल में कितनी डेटा टाइप्स प्रोवाइड की गई है। ऑरिकल में सबसे पहले डेटा टाइप्स जो दी गई है, फर्स्ट ऑरिकल में दी है कैर, कैरेक्टर डेटा टाइप्स प्रोवाइड की गई है, वही है जो सी में होती है। 1 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है, मैक्सिमम लिमिट 2000 ईच कॉलम, 2000, फिर से कह रहा हूं, 2000 कैरेक्टर ईच कॉलम। एक एक कॉलम, एक एक कॉलम में मैक्सिमम इतनी हो सकती है। बात समझ में आई? ये मैक्सिमम लिमिट है 2000, मैंने ये नहीं कहा कि 2000 से जा, 2000 मैक्सिमम लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट 2000 कैरेक्टर्स ईच कॉलम्स। लिखने का तरीका, सबसे पहले कॉलम का नाम लिखो, कॉलम का नाम लिखो, डेटा टाइप का नाम लिखो जो भी देना है, और पैरेंथेसिस लगाकर मेंशन करो साइज। ये वही सिंटेक्स है जो आप लोग सी में कैरेक्टर अरे में पढ़ते हैं, कैरेक्टर अरे में जो पढ़ते हैं, सिंटेक्स वही है। कैसे लिखेंगे सिंटेक्स का, अब सिंटेक्स लिखा मैंने यहाँ पे, लिखने का तरीका कैसा होगा देखो। कॉलम का नाम तो हमने लिख दिया एस नेम, ये कॉलम का नाम हो गया। डेटा टाइप कैर, साइज वी कैन गिवन 20। तो बताओ कितनी की स्पेस कंज्यूम हो गई, 20 लेटर की स्पेस कंज्यूम हो जाएगी। मैक्सिमम लिमिट 20 बाइट्स की कंज्यूम हो जाएगी। और ये वैसे ही होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक अरे। स्टैटिक अरे मतलब, स्टैटिक अरे का मतलब ऐसा होता है इसमें पूरे का पूरा 20 बाइट की मेमोरी कंज्यूम हो जाएगी। यूज करो तो भी ठीक, नहीं यूज करो तो भी ठीक, 20 बाइट का ही मेमोरी कंज्यूम करेगा। मतलब ये स्टैटिक अरे जैसा बिहेवियर रखता है। दूसरा, आपको लगता है नहीं भाई कम ज्यादा हो सकती है, तो फिर ऑरिकल आपको प्रोवाइड करती है वेयर केयर 2, और पुरानी डेटा टाइप्स होती है एक वेयर केयर, ये भी आपको प्रोवाइड की गई है। ये यूज नहीं करते आजकल, आजकल तो यही यूज करते हैं वेयर केयर 2। ये डायनामिक अरे जैसा बिहेवियर रखती है, मैक्सिमम 4000 कैरेक्टर्स प्रोवाइड करती है। लिखने का तरीका, यहां पे लिखते हैं एस नेम, वेयर केयर 2, और साइज 20। मैक्सिमम साइज 20 है, ये ध्यान रखना, 20 से ज्यादा नहीं लेगा। जितना डेटा स्टोर करोगे उतनी बाइट कंज्यूम करेगा, बची हुई बाइट्स को रिलीज कर देता है, बची हुई बाइट्स को रिलीज कर देता है, इसलिए ये ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद आता है नंबर। नंबर की साइज -1.0, 10 10 130 से चालू होती है, 9.9 10 125 तक चलती है। और ये दोनों कंसेप्ट के लिए चलता है, ये दोनों वर्जन सपोर्ट करता है। मतलब ये जो डेटा टाइप से नंबर, ये दोनों के लिए चलता है, एज एन इंटीजर भी काम करेगा। इंटीजर बनाना है तो हम लिखेंगे कॉलम नंबर, और यहां लिख देंगे साइज, ये साइज हो गई। दिस इज कॉल्ड एज इंटीजर टाइप। ये
इंटीजर टाइप का हो गया हमारे पास। आपको लगता है नहीं हमें तो पॉइंट वाली वैल्यू रखवानी है, तो ऑरिकल कहती है हमारे पास ये भी एक तरीका है। मतलब ये डेटा टाइप्स दोनों के लिए यूज की जाती है। और लिखने का तरीका कैसा होगा देखो, जैसे मुझे परसेंटेज रखवाना है, परसेंटेज नंबर टोटल, टोटल की बात करें, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कॉमा 2, ऐसे। ठीक, इसके बाद आता है डेट। डेट डेटा टाइप्स होती है 1 जनवरी, 1 जनवरी 4712 BC से लेकर 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 4712 AD, ये AD तक चलता है। और इसमें आपको साइज देने की जरूरत हरगिज नहीं होती। ऑरिकल यहाँ पे साइज आपको बोलती है, साइज देने की जरूरत नहीं है आपको, आप तो बस ऐसा लिख दीजिए जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट आप लिख दीजिए डेट, अपने आप साइज वो कंसीडर कर लेगी। इससे बड़ी होती है, डेट से बड़ी है फिर लॉन्ग, ये 2 GB तक का डेटा रख सकती है अपने अंदर, 2 GB तक का डेटा रख सकती है। इमेजेस रखवाने हैं तो हम यूज करते हैं BLOB, BLOB फुल फॉर्म होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, लार्ज ऑब्जेक्ट, ये रखता है 4 GB तक का डेटा। और इसमें क्या रखवाते हैं, इसमें रखवाते हैं पिक्चर, बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल, इमेजेस, पिक्चर, रिकॉर्ड्स, ये सब रखने में बाइनरी फाइल और वगैरह वगैरह जो भी रखवाना है। ठीक, क्लियर हुआ, बात समझ में आई इतनी आपको? ठीक, आज अपन डेटा टाइप तक पढ़ते हैं और फिर एक क्लास और लेंगे अपन जिसमें सिंटेक्स सीख लेंगे सबके,